तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आगरा में एक इज्जतदार बिजनेसमैन रहा करते। उनका परिवार में एक पत्नी, बेटी शहर के एक नामचीन स्कूल में 11th क्लास में पढ़ाई कर रही है। अभी नाबालिग है, यानी कि 18 साल से कम उम्र की है। फादर जो है उनका नाम उदित बजाज, जिनका आगरा में जूतों का अपना बिजनेस है, शूज़ बिजनेस। और उनकी वाइफ अंजलि बजाज 40 इयर्स हाउस वाइफ, घर की देखभाल का काम किया करती थी। फाइनेंशियली पूरा परिवार बेहद ठीक ठाक, फादर का कारोबार भी ठीक ठाक चल रहा था। 7 जून यानी कि पिछले हफ्ते की बात है। 7 जून को दोपहर इस परिवार की ये बेटी जो नाबालिग है अपने घर से बाहर निकलती है और कहती बाज़ार जा रहे हैं किसी काम से। लेकिन शाम अब होने वाली है और बेटी घर नहीं लौटती। माँ परेशान, अंजलि बजाज काफ़ी ट्राई करती है, इधर बेटी का फ़ोन नहीं मिल रहा है, फ़ोन बंद है। माँ कार उठाती है और बेटी की तलाश में खुद ही घर से निकल पड़ती है। अब वो तलाश कर रही होती है, तभी माँ के मोबाइल पे एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और उधर से वो बेटी उससे कहती है कि आप वनखंडी एक महादेव टेम्पल है, आप वहाँ पर आ जाओ, मैं वहीं हूँ। माँ कहती है ठीक है। अब माँ जो है वनखंडी टेम्पल की तरफ जा रही है, वो वहाँ पहुँच जाती है। इसी दौरान में अब जो पिता है वो भी, उनको भी मैसेज जाता है, वो भी वनखंडी टेम्पल पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद अचानक थोड़ी देर के बाद अब पिता के यानी कि उदित बजाज के मोबाइल पे एक कॉल आता है। ये कॉल भी उनकी बेटी का था और वो कहती कि पापा अब आप एक काम करो, एक और इलाके का नाम बताती है जो हाईवे पर है, वहाँ से दूर है। कहती मैं वहाँ पर हूँ, आप वहाँ पे आ जाइए। अब उदित बजाज अपनी वाइफ को वहीं वनखंडी मंदिर छोड़ देते हैं और बेटी को लेने के लिए उधर चले जाते हैं, क्योंकि 2 गाड़ी थी। अब वो उधर पहुंचते हैं। जब वो वहाँ मौके पर पहुंचते हैं तो पहुंचते ही अब उनके मोबाइल पे फिर एक कॉल आता है। फिर बेटी ने कॉल किया, उसने कहा पापा मैं लिफ्ट लेकर घर पहुंच गई हूँ, अब मैं घर पर हूँ। पिता कहते हैं चल तो ठीक है। इसके बाद वो वापस वनखंडी मंदिर पहुँचते हैं ताकि अपनी बीवी को लेकर फिर साथ दोनों जा सकें और बता सकें कि अब बेटी घर पे है। वो वनखंडी मंदिर पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं बीवी की कार तो है लेकिन बीवी नहीं है। आसपास तलाश करते हैं, कहीं नहीं मिलती। इधर उधर ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती। रिश्तेदारों को, परिचितों को फ़ोन करते हैं, कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। रात हो जाती है। रात तक बीवी का कोई पता नहीं, अंजलि बजाज गायब। मजबूरी में फिर अंजलि के पति उदित बजाज देर रात पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, एक बिजनेसमैन की वाइफ गायब हुई, पुलिस हरकत में भी आती है। इसके बाद तलाश इधर उधर शुरू करती है। शुरुआती बयान लिए जाते हैं, उसमें पता चलता है कि आखिरी कॉल जो है वो बेटी का ही था। सारी कहानी सामने थी, लेकिन पूरी रात बीत जाती है, अंजलि बजाज का कोई सुराग नहीं मिलता। अब अगला दिन आता है, अगले दिन भी पुलिस ढूंढ रही है। इसी दौरान पुलिस को खबर मिलती है कि इस वनखंडी महादेव टेम्पल से करीब 800 मीटर की दूरी पर एक जंगल है और वहाँ पर एक नाला है और उससे कुछ दूरी पर यमुना है। तो टेम्पल और यमुना के बीच में एक लाश पड़ी हुई है, एक महिला की लाश। पुलिस को खबर मिलती है, पुलिस मौके पे पहुँचती है, लाश देखती है। इधर अंजलि की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से थी। पुलिस को डाउट होता है, लाश का हुलिया और गुमशुदा अंजलि का हुलिया पुलिस के जहन में था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि मामला गड़बड़ है। फ़ौरन अंजलि के जो पति हैं उनको खबर दी गई। उदित भागते हुए आते हैं, लाश देखते हैं और रोने लगते हैं। वो लाश उनकी गुमशुदा बीवी की थी, यानी अंजलि बजाज की। अब एक बिजनेसमैन की बीवी एक दिन पहले गायब हुई और उसके बाद लाश मिली। लाश की हालत भी ऐसी कि गला कटा हुआ, चाकू का धार था, पेट पे अनगिनत वार थे, हाथ पर अनगिनत वार थे,
ऐसा लगा बेदर्दी से चाकू से मारा गया है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब गुमशुदगी की जो रिपोर्ट थी वो 302 यानी कि कत्ल में बदल गई। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, आखिर इसके पीछे कौन हो सकता है। एक बिजनेसमैन की वाइफ थी, हो सकता है कारोबारी दुश्मनी हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पुलिस ने हर तरीके से अब जांच करने का फैसला किया। पुलिस जांच करती है, कोई सुराग नहीं मिलता है। लौटकर पुलिस कहती है कि चलो अब शुरू से कड़ियों को जोड़ते हैं। यानी कि 7 जून की दोपहर से या दोपहर के बाद शाम से जब अंजलि घर से निकली, क्यों निकली, कहाँ निकली, किसके कहने पर निकली, अब यहाँ से तफ्तीश शुरू होती है। इस तफ्तीश के बाद एक ऐसी कहानी सामने आती है जो अलग अलग शक्लों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग नाम से बहुत बार दोहराई गई है। लेकिन ये क्या है पूरी कहानी, उससे पहले यहाँ पर आपको ज़रूरी जानकारी दे दूँ कि कुकू FM ऑडियो बुक पर भी इस तरह की तमाम कहानियाँ और ऐसे ही लव, लस्ट एंड मर्डर, ऑटो शंकर की ये कहानी, साउथ का वो सीरियल किलर जो एक वक्त में पूरे शहर के लिए दहशत का दूसरा नाम था, जिसने एक के बाद एक कत्ल किए सिर्फ लव एंड लस्ट के लिए। तो ऑटो शंकर की पूरी कहानी कुकू FM ऑडियो बुक पर लव, लस्ट एंड मर्डर आप सुन सकते हैं। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं। कुकू FM हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ सामने आता है और इस पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी ज़ुबान में सुन सकते हैं, ख़ासतौर पर हिंदी में। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो यहाँ आगरा में जब पुलिस ने शुरुआत से तफ्तीश करने का फ़ैसला किया तो सबसे पहले उन फ़ोन नंबरों को खंगाला गया और चेक किया गया कि बेटी के अलावा और किस किस के कॉल थे आखिरी वक्त में, यानी कि अंजलि की गुमशुदगी से पहले। जब मोबाइल के अंदर झांका गया तो पता चला कि जिस वक्त अंजलि घर से निकली उसके बाद से सिवाय व्हाट्सएप मैसेज के जो खुद उनकी बेटी ने भेजा था, नाबालिग बेटी ने, और उसमें लिखा हुआ था कि मम्मी मैं यहाँ जो वनखंडी मंदिर है वहाँ पर आप मुझे लेने आ जाओ, तो उस पूरे नंबर को खंगाला गया। इसके बाद और कोई कॉल नहीं। तो इसका मतलब है कि आखिरी बार वो अपनी बेटी के कहने पर गई। उधर जो पिता हैं उदित बजाज, उनके कॉल को खंगाला गया, उनके मोबाइल को। तो आखिरी कॉल जो था वो कॉल भी उनकी बेटी का था कि आप एक जगह वहाँ पर, एक हाईवे, आप वहाँ पर आ जाओ, मैं वहाँ पर हूँ। और फिर दूसरा कॉल आता है कि मैं तो घर पहुँच गई, आप घर आइए। तब माँ, मतलब पिता की जो सारी बातें थीं वो सारी चीज़ कॉल्स की डिटेल के साथ सामने आ गई। अब पुलिस ने कहा कि चलो बेटी के भी मोबाइल को खंगालते हैं, तो उन्होंने उस नाबालिग बेटी के भी मोबाइल को खंगाला। उसने कॉल किया, उसके जो मैसेज थे वो भी थे। लेकिन चूंकि आखिरी बार बातचीत उसी ने की थी, इसलिए अब आगे का रास्ता वही दिखा सकती थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसने बताया कि मैं घर से निकली थी, फिर मैं पहुंच गई वनखंडी मंदिर के पास, तो मुझे कहा माँ उधर परेशान थी, तो मैंने कहा कि माँ लेने आ जाओ। पर मैं वहाँ पहुँची तो माँ नहीं आई थी, माँ गायब थी। पिता को उसने कहा कि मैंने उनसे भी कहा था तो वो भी नहीं आए, तो मैं फिर उधर निकल गई। लेकिन ये बात कुछ अजीब लग रही थी कि इंतज़ार किया, जो टाइमिंग थी, अगर बाप को बुलाया तो वहाँ पे होना चाहिए, माँ को बुलाया तो यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर एक साथ माजरा क्या है। अब पुलिस ने नाबालिग बेटी के मोबाइल में झांकने का फ़ैसला किया। झांकने का जब फैसला किया तो एक चीज़ हैरान करने वाली थी, उसके कॉल डिटेल, उसके व्हाट्सएप चैट सब डिलीटेड थे। पुलिस को लगा ये क्या है। खैर पुलिस ने उसको दोबारा रिट्रीव कराने का फ़ैसला किया, लेकिन इसी दौरान में पुलिस ने उस नाबालिग लड़की के मोबाइल की गैलरी में जब झांका तो कुछ तस्वीरें मिली। उनमें एक तस्वीर की तरफ पुलिस का ध्यान गया। वो तस्वीर कुछ ऐसा था जैसे एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कहीं बैठते हैं बाइक पर, अमूमन टू व्हीलर पर।
तो पुलिस ने देखा एक लड़का है जिसके साथ ये लड़की बैठी हुई है। उस तस्वीर को ध्यान से देखा, उसने पूछा, फिर लड़की से पूछा गया कि ये कौन है, तो उसने कहा बस यूं ही दोस्त है। तो उसने कहा बॉयफ्रेंड? बोला नहीं, ऐसा कोई नहीं है, बस दोस्त है, तो बाइक पर बैठते हैं। उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। फिर पुलिस ने और बोला कि मेरी बहुत ज़्यादा दोस्ती नहीं है, कई बार स्कूल जाती हूँ तो बैठ गई। पुलिस को भी लगा हो सकता है, लेकिन पुलिस को पता नहीं क्यों लगा कि इस बाइक और इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। पुलिस ने उस तस्वीर में जो बाइक का नंबर था वो नंबर नोट कर लिया। उस नंबर के ज़रिए उस बाइक का रजिस्ट्रेशन निकाला गया नंबर। तो पता चला कि ये बाइक एक प्रखर गुप्ता नाम के लड़के के नाम रजिस्टर्ड है। अब जब ये नाम आया तो फिर पुलिस ने कहा इसके बारे में तफ्तीश करो। तो एड्रेस मिल चुका था। आगरा के करीब ही एक गांव में इसका एड्रेस लिखा हुआ था। पुलिस की टीम गांव उसके घर पहुंची। वहां पहुंची तो माँ और एक उसका भाई था वहां। माँ से पूछा कि प्रखर कहाँ है। माँ ने कहा कि वो 3 दिन पहले ही निकला, केदारनाथ जाना था उसको, और वो केदारनाथ की यात्रा पर गया 3 दिन पहले। पुलिस ने कहा ठीक है। अब 3 दिन पहले केदारनाथ कह कर गया है, तो पुलिस को लगा हो सकता है वहाँ गया, और इस दौरान में पुलिस ने फटाफट एक उत्तराखंड के लिए टीम भी निकाल दी। लेकिन अब घर वालों से प्रखर का मोबाइल नंबर भी मिल गया था। अब पुलिस ने उस नंबर के कॉल डिटेल को चेक किया तो पता चला कि आखिरी 3 दिनों में उसके मोबाइल का लोकेशन आगरा में ही था। माँ कह रही है कि वो केदारनाथ गया है, मोबाइल कह रहा है कि वो आगरा में है। अब यहाँ से पुलिस का शक सीधे प्रखर पर। प्रखर की अब तलाश शुरू हुई और आखिरकार प्रखर पकड़ा गया। प्रखर पकड़ा गया तो उसके साथ उसका एक और दोस्त शालू उसका नाम, वो भी पकड़ा गया। अब दोनों को पुलिस पकड़ कर लाई और पूछताछ शुरू हुई। उसने कहा कि तुमने अंजलि को मारा है। उसने कहा नहीं। अच्छा, इधर अब प्रखर की जब एंट्री हुई तो पुलिस भी थोड़ा सा, शुरुआत में सबूत तो कोई है नहीं, बट उसे ये कि प्रखर कोई ना कोई उसमें रोल प्ले कर रहा है। तो इस दौरान में अब जो उदित बजाज हैं, अंजलि के हस्बैंड, उनसे पुलिस ने पूछताछ की। तब उन्होंने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि कुछ वक्त पहले मेरी बेटी अक्सर एक प्रखर नाम के लड़के से बातचीत किया करती थी। मोबाइल में उसके साथ बाइक पर घूमते हुए उसकी तस्वीरें थीं, और मेरी वाइफ ने वो सारी चीज़ें देखी। उसके बाद बेटी को डांटा। हर माँ और बाप यही करते हैं कि अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, अभी बच्ची हो, तुम ये कहाँ प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हो, तो तुम पढ़ाई पे ध्यान दो और उस लड़के से मत मिलना, स्कूल जाओ, और अगर उस लड़के ने कुछ किया तो उसे जेल भिजवा दूंगी। माँ को ये बात पता चल गई। माँ ने इसके बाद बेटी पर पहरा बिठा दिया। उसका जब भी मोबाइल या कॉल घर पर आता वो उस पर नज़र रखती, पूछती किसका कॉल था। मैसेज, उसके सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स को अब माँ चेक करने लगी और उसे टोकने लगी। ये बात बेटी को अब लगातार नागवार गुजर रही थी। उसे लगा माँ उसको लगातार टोक रही है। उसने प्रखर से ये बात बताई। प्रखर ने कहा कि हो सकता है अब हमें ये मिलने ना दें। ऊपर से प्रखर को ये भी डर कि ये बिजनेसमैन फैमिली है, पुलिस में भी इनकी अच्छी पहचान है, तो कहीं जो माँ ने धमकी दी है कि उसको पुलिस से अंदर करवा दूंगी, तो सच में वो मुझे पकड़वा ना दे। ये सारी चीज़ें प्रखर के दिमाग में और इधर लड़की के भी दिमाग में। तो उदित बजाज ने ये बात पुलिस को बताई कि हाँ, ये था जिसकी वजह से घर में झगड़ा भी हुआ और मेरी वाइफ ने इसको डांटा भी और फिर इस पर नज़र रख रही थी। अब पुलिस को कहानी समझ में आई। चूँकि प्रखर और उसका दोस्त दोनों पुलिस की गिरफ्त में था, उससे पूछताछ शुरू की। लेकिन प्रखर इतना शातिर, और शायद फिल्मों और वेब सीरीज़ का असर था, क्योंकि वो वेब सीरीज़ बहुत देखता था, वो पुलिस के सामने बिल्कुल नहीं डरा, बिल्कुल नहीं सहमा, बल्कि ओपनली बार बार पुलिस से कहता, आप क्यों इस मामले में एक बेकसूर को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं कोई बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, मैं मतलब एक आम हूँ इंसान, तो आप मुझे झूठे केस में फंसा देंगे? आप चेक कर लीजिए, आप मेरे फिंगरप्रिंट्स ले लीजिए, आप लोकेशन, मेरे मोबाइल का लोकेशन देख लीजिए, मौका वारदात पर था कि नहीं था, आप मेरे ब्लड सैंपल से आप मैच करा लीजिए क्राइम सीन को। वो सारी जो चीज़ें हैं जो वेब सीरीज़ और क्राइम सीन में या कोर्ट रूम में दिखाया जाता है कि एक मर्डर सीन के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, वो सब रटा हुआ था। और वो एकदम पुलिस से यही कह रहा था कि आप कोई भी एक सबूत देख लीजिए जो मेरा डायरेक्ट इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट
साबित करता हो तो आप मुझे पकड़ लीजिए। अब उसके इस कॉन्फिडेंस और उसके इस बोलचाल के तरीके से कुछ वक्त के लिए पुलिस को भी लगा कि शायद उन्होंने गलत लड़के को उठा लिया, और वो मुंह खोलने को तैयार नहीं। सेम उसके दोस्त कहा। अब पुलिस परेशान, इधर शहर के एक बिजनेसमैन की वाइफ का कत्ल हुआ है, लोग भी पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। आखिरकार अब पुलिस को लगा कि कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, और पुलिस ने फिर यही किया। अब पुलिस ने दूसरा तरीका अपनाने के लिए जो फैसला किया वो ये कि प्रखर ऐसे टूटेगा नहीं, तो इसकी कमज़ोर कड़ी क्या हो सकती है। पुलिस प्रखर की माँ और उसके भाई को थाने ले आई। अब पुलिस ने माँ को बताया कि देखिए, हम थोड़ा सा झूठ बोलेंगे, आप हमारा साथ दीजिए, अगर आपके का बेटा बेकसूर है तो हम उसे कुछ नहीं करेंगे। तो माँ ने कहा ठीक है। अब प्रखर का माँ और भाई दोनों थाने में, प्रखर सामने बैठा हुआ। अब पुलिस ने प्रखर की माँ के सामने प्रखर से पूछताछ शुरू की, तब भी उसका रवैया वही। फिर पुलिस ने अपनी पुलिसगिरी दिखाई और उसने कहा देखो, हमें जानते हैं कि तुमने ये कत्ल किया है, तो और तुम्हारे इस पूरे मामले में तुम्हारी माँ और भाई भी शामिल है साजिश में, तो हम इन दोनों को भी जेल भेज रहे हैं। जब प्रखर को लगा कि उसकी माँ और भाई भी जेल चले जाएंगे तो फिर वो टूट गया। उसने कहा कि जो भी हुआ उसमें मेरी माँ और मेरे भाई का कोई रोल नहीं है, इन्हें तो पता तक नहीं है। और फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। इधर माँ की कहानी ये थी प्रखर की कि जब उसने सुना तो बहुत रोई। हुआ ये था कि प्रखर की माँ के ऊपर एक दौर में उसने बड़े दर्द सहे थे। जहाँ गांव में रहती थी वो आगरा के करीब, तो पुरानी दुश्मनी के चलते, पुश्तैनी दुश्मनी के चलते उसके ससुर का कत्ल हो गया था। फिर 2003 या 4 में उसके हस्बैंड का भी कत्ल हो गया। तो पहले ससुर फिर हस्बैंड, इन दोनों का कत्ल हो गया। अब प्रखर की माँ ने अपने दोनों बच्चों को इन माहौल से दूर रखने के लिए गांव से आगरा आ गई, ताकि अपने बच्चों को अच्छी तालीम देगी, अच्छी परवरिश देगी, और वो बड़े होकर अच्छे इंसान और बड़े इंसान और कामयाब इंसान बनेंगे। इसीलिए वो लेकर आई। आगरा में उन्हें अच्छे जगहों पे पढ़ाया लिखाया जितनी उसकी हैसियत थी। फिर उसने बताया कि हाल में उसने ज़िद की कि उसे मोटरसाइकिल चाहिए। उसने 2.25 लाख रुपए की एक बाइक उसको ख़रीद कर दी। फिर उसने ज़िद किया कि उसको केदारनाथ जाना है, तो उसने वो भी इजाज़त दी, और वो 4 जून को घर से यही कहकर निकला था कि वो केदारनाथ जाएगा। लेकिन इधर हुआ ये कि अब चूंकि उस नाबालिग बेटी की माँ यानी कि अंजलि को सारी कहानी पता चल गई थी, उसने धमकी दी थी कि वो प्रखर को पुलिस से पकड़वा देगी। इधर बेटी के ऊपर पहरा था, ये उम्र थी, उसे लगा कि माँ उसकी दुश्मन है। और इसी के बाद उसने और प्रखर ने तय किया कि ये जो रोक टोक है, इससे एक ही सूरत में आज़ादी मिल सकती है कि माँ को रास्ते से हटा दो। बेटी ने ये प्लान बनाया, प्रखर इसके लिए तैयार बैठा हुआ था। इसी के बाद पहले इन लोगों ने 6 जून को ही ये तय किया था कि मारेंगे अंजलि यादव को। बाकायदा प्रखर अपने दोस्त के साथ आगरा आया, वहाँ एक होटल में रुका, और बाइक से ही 6 तारीख को ये दोनों निकले। लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और थोड़ी सी चोट आई। इन्होंने अपना इरादा बदल दिया कि उस दिन नहीं करेंगे। फिर 7 जून आया। 7 जून को पूरी प्लानिंग यही थी कि किसी भी तरह से नाबालिग बेटी घर से निकलेगी और उसके बाद वो मैसेज करके बुलाएगी। एक अभी तक पुख्ता नहीं है, लेकिन खबर ये भी है कि शायद प्लान ये था कि माँ और बाप दोनों को मारेंगे। तो उसी प्लान के हिसाब से उस नाबालिग बेटी ने इस वनखंडी मंदिर के पास माँ को मैसेज करके बुलाया। माँ पहुँची कार से ढूंढती हुई, और फिर उसने बाप को अलग बताया। वो चाहती थी कि दोनों एक वक्त में एक साथ ना हो, क्योंकि एक साथ दोनों का कत्ल करना मुश्किल होगा। वो लड़के 2 थे, उनकी भी उम्र 20-21 साल, और पहली बार वो कोई क्राइम करने जा रहे थे। चाकू खरीद कर लाए थे। तो पहले माँ को मारा और बाप को अलग रखा। फिर इधर जब माँ का कत्ल हो गया तब बेटी ने फिर बाप को कहा कि आप यहाँ आ जाओ ताकि माँ से वो अलग हो। और फिर जब वो हाईवे पे उसके पिता पहुँचे तो उसने कहा मैं तो घर आ गई, और फिर वो घर पहुँचे। तो पुलिस ने अब तीनों को गिरफ्तार कर लिया। 2 चूँकि 20 साल और उससे ऊपर के हैं, लेकिन बदकिस्मती से
जिस बेटी ने अपने माँ के कत्ल की साजिश रची वो माइनर है, नाबालिग है, इसलिए उसको जेल भेजा नहीं जा सकता। वो चाइल्ड रिमांड होम और या वहीं जाएगी और मैक्सिमम सज़ा इसकी शायद 3 साल होगी। जब पुलिस हिरासत में इन दोनों लड़कों से पूछताछ की जा रही थी, प्रखर और उसके दोस्त से, और जब ये क्लियर हो गया कि उसका नाम भी आ चुका है लड़की का, तो प्रखर ने पुलिस वाले से ही पूछा था कि अच्छा इसके बाद हमें कहाँ भेजोगे? तो पुलिस वालों ने कहा इसके बाद तुम जेल जाओगे। तो उसने कहा कि वो भी जेल आएगी क्या? उसी लड़की के बारे में पूछ रहा। तब उन्होंने बताया कि नहीं, उसकी उम्र कम है, वो दूसरे जेल जाएगी, तुम्हारे जेल नहीं जाएगी। तो कुल मिलाकर एक माँ का टोकना, एक बेटी की भलाई की बात करना और ये उम्र ना समझी की, उसमें इस टोकने और रोकने को एक बेटी किस तरीके से लेती है कि अपनी माँ की ही कत्ल की साजिश बुनती है, न सिर्फ बुनती है बल्कि उस कत्ल में हिस्सा लेती है। इस दौर में हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी बेटी ने अपनी माँ का कत्ल किया हो या फिर माँ ने बेटी का कत्ल किया हो। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि एक भी ऐसा रिश्ता बचा नहीं है जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो। लेकिन हाँ, जब भी इस तरह की चीज़ें सुनते हैं तो फिर मतलब यकीन इसलिए नहीं होता कि एक बेटी अपनी माँ को कैसे मार सकती है या एक माँ अपनी बेटी को कैसे मार सकती है, लेकिन यकीन न करने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि ये सब कुछ हम लोगों के सामने है। ती कहानी आगरा से थी, अफसोसनाक कहानी। अब इसके अलावा कल वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल हम लोग हार गए लगातार दूसरी बार। लास्ट ईयर 2021 में न्यूजीलैंड से हारे थे फाइनल, इस बार ऑस्ट्रेलिया से हारे। हालांकि मुझे लगता है कि हार हम पहले ही दिन गए थे, जब टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक लंबा स्कोर खड़ा किया, फिर 2-2 सेंचुरी बनी और फिर हमारी पहली इनिंग जो दूसरी बार लगभग हार पर हमारी मोहर लग गई थी। जब फर्स्ट इनिंग में हम बैटिंग करने आए और हमारे टॉप जो बैट्समैन थे 5 100 के अंदर आउट हो गए। वो तो रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने फर्स्ट इनिंग में थोड़ी इज्जत बचा ली। सेकंड इनिंग में भी कोई चला नहीं। विराट कोहली से एक लंबी इनिंग की उम्मीद थी, वो भी 40s के बाद आउट हो गए। रहाणे सेकंड इनिंग में फिर 40 के ऊपर बनाया। तो अकेले वही एक बैट्समैन थे जिन्होंने दोनों इनिंग में मिलाऊं तो लगभग 120-130 रन बनाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से फिर भी हम हार गए, तो अफसोस हुआ। खैर, अब कहानी ख़त्म करें उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज आयशा सिद्दीकी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आयशा। और सुहेल सिद्दीकी ने भेजा है। इसके अलावा शहजाद हजारिका असम से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शहजाद। अविरल प्रजापति और राजू प्रजापति, ये दोनों बाप बेटे हैं और दोनों की जो बर्थडे है आज ही है। तो अरिवाल आपको भी और आपके पापा राजू प्रजापति को भी, दोनों को हैप्पी बर्थडे। अच्छा है, बर्थडे का खर्चा एक ही दिन दोनों का एक साथ निपट जाता होगा। तबस्सुम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे तबस्सुम। और ये मकसूद अंसारी ने भेजा है, उनकी बेटियां हैं। साथ ही प्रमानंद उपाध्याय का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रमानंद जी। नरगिस, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नरगिस। और ये अंजलि तरुण राज ने भेजा है। साथ ही मयूरेश पॉटनिस, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मयूरेश। और चेतन वैद्य ने भेजा है। इसके अलावा उषा और ब्रजेश जी, इन दोनों की एनिवर्सरी है, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बधाई। राहुल ने भेजा है। मीता भट्टाचार्य जी और सुबेर जी, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो मीता जी और सुबेर जी, आप दोनों को बहुत बहुत दिल से बधाई, मुबारकबाद। सोनम पांड्या, बल्कि सोनम पांडे और विजय प्रकाश पांडे, इन दोनों की भी आज एनिवर्सरी है, तो सोनम जी और विजय जी, आप दोनों को बहुत 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 बधाई। और शिवांशु तिवारी ने भेजा है। इसके अलावा रोशन और कृष्णा, इन दोनों की भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। निशान सिंह, इन्होंने भी WTC फाइनल में हारने पे कहा। शिवम शर्मा, अंजलि बजाज आज की कहानी की इन्होंने फरमाइश की थी। रुखसाना जाकिर, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, पक्का मुलाकात होगी। और आपका देखा मैंने ग्लास जो मैग्नीफाइंग बहुत ही खूबसूरत है। अविनाश सायारे, और इन्होंने कहा कि इन्होंने कोई एक सीरीज़ आई है स्कूप, उसमें क्राइम रिपोर्टर की ज़िंदगी वैसी ही होती है क्या? तो अविनाश भाई, अभी मैंने देखा नहीं है, मौका मिला तो देखूंगा, तो फिर बताऊंगा आपको। तरुण अरोड़ा, कनाडा स्टूडेंट्स को लेकर जो अभी चीज़ें चल रही थी उस पर ये कहानी सुनना चाहते हैं, तो तरुण साहब जल्दी बताता हूँ आपको, एक बार जानकारी पूरी ले लूँ। मयूर थोले एक कहानी की फरमाइश की है। रतन लाल, इन्होंने अमल के बारे में बताया जो राजस्थान की कहानी में मैंने जिक्र किया था, थैंक यू सो मच रतन जी। और इन्होंने कहा अभी ये परंपरा कम होती जा रही है।
उदया सिंह ओडिशा से हैं, एंड थैंक यू सो मच। और पक्का उदया सिंह जी आपसे मुलाकात होगी, और आपके इस प्यार के लिए शुक्रिया। साथ ही नीलामत धाम सारंगी, ये भी ओडिशा से हैं, एंड थैंक यू सो मच आपका सारंगी साहब। आर्य तिवारी, थैंक यू सो मच आपका भी। और जयपाल सिंह राठौड़, एक कहानी की उन्होंने फरमाइश की। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू एफएम के मज़े लें। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।